नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिर्मय आचार्य और आप देख रहे हैं ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग। तो चलिए एक नए टॉपिक का ऊपर बात करते हैं। आपने शायद एक नाम सुना होगा कुछ सालों पहले, विजय माल्या, जो कि एक सक्सेसफुल लिकर कंपनी के मालिक थे, प्लस एक एयरलाइन कंपनी के ओनर भी थे और साथ ही साथ एक क्रिकेट टीम को भी ओन करते थे। पर वो टैक्स से क्या हो गया कि उन्होंने पूरा इंडिया को 9,000 करोड़ का चूना लगा के चले गए और इस चूने लगाने के अंदर और किसका साथ है कोई पता नहीं चल रहा है, पर किसका साथ के वजह से उन्होंने इंडिया को 9,000 करोड़ का चूना लगा के निकल गए। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से सुनते हैं। कहानी थोड़ा पीछे से शुरुआत होता है, तो चलिए कहानी को पहले से सुनते हैं। विजय माल्या का जन्म होता है 18 दिसंबर 1955 को। यहाँ पर वो जो पैदा हुए थे वो एक बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुए थे। उनका मुंह में सिल्वर स्पून लेके जैसे कि वो पैदा हुए थे। उनका पिताजी तो थे विठल माल्या, वो यूबी ग्रुप के मालिक थे और आपको शायद पता होगा कि यूबी ग्रुप कितना बड़ा कंपनी है। तो इस वजह से विजय माल्या जो पैदा हुए थे वो अपने मुंह में सिल्वर स्पून लेके पूरा पैदा हुए थे। विजय माल्या ग्रेजुएशन तक कोलकाता में पढ़ाई करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो यूएसए चले जाते हैं और उसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं। अभी इंडिया आने के बाद वो अपने यूबीजी ग्रुप में एज ए इंटर्नशिप हिसाब से काम करते हैं, मतलब अपनी ही कंपनी में वो इंटर्नशिप की तरह काम करते हैं। अब साल आता है 1983 को एक बहुत बड़ा हादसा होता है। मुंबई में जो बसा है ताज होटल में 1983 में विठल माल्या का एक पार्टी के दौरान उनका मौत हो जाता है और 28 साल का विजय माल्या को उसी टाइम जब उनका मौत हो जाता है तो 28 साल का जो विजय माल्या है उनको यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। अगर आपको मैं बता दूं तो यूबी ग्रुप जो है वो लगभग 60 कंपनी का एसोसिएशन का हेड है। वहाँ पर कैडबरी इंडिया, पेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मैसूर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह के बहुत सारे कंपनियों का मर्जर ग्रुप जो था वो था यूबी ग्रुप। और यूबी ग्रुप का 28 साल का जो विजय माल्या है उनका ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। अभी जो 1983 के बाद जो विजय माल्या यूबी ग्रुप का जो चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन बनने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज होता है यूबी ग्रुप में, जहाँ पर विठल माल्या बहुत धीरे सोच के और क्या धीरे धीरे कंपनी को ग्रो करेगा उसी तरह से काम करते थे। पर उनका बेटा विजय माल्या वो इसी तरह काम नहीं करते थे। वो डायरेक्ट जो भी काम करते थे फटाक से काम करते थे और कुछ सोच बूझ नहीं करके डायरेक्ट डिसीजन लेते थे। तो इसी का जो परिणाम होता है तो यूबी ग्रुप में बहुत अच्छा तरीके से बढ़ता है और यूबी ग्रुप का जो टर्नओवर है वो 64% बढ़ जाता है। तो इसी तरह यूबी ग्रुप को बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल मिलता है। 1983 से 1986 तक इसी तरह चला और 1986 में जो विजय माल्या है उनका शादी एयर इंडिया के एक एयर होस्टेस समीरा शर्मा के साथ हो जाता है। कुछ ही देर के बाद उन दोनों का बीच में भी डिवोर्स हो जाता है। और इसी तरह 1988 को जो विजय माल्या है वो वर्जर पेंट, अभी का जो वर्जर पेंट, उसको अपनी कंपनी में इंक्लूड करते हैं। उसके साथ कोलकाता फर्टिलाइजर उसको भी अपने अंदर मर्जर करते हैं। और उसी तरह उसी टाइम एक चल रहा था फिल्मी मैगजीन, जिसको भी वो अपने ग्रुप का अंदर ऐड करते हैं। और इसी तरह यूबी ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। 1993 को विजय माल्या फिर से शादी करते हैं रेखा माल्या से। अभी जो रेखा माल्या के शादी हुआ था उसके साथ रेखा माल्या के साथ उनका चल रहा था। और 2002 में विजय माल्या इतना बड़ा टाइकून बन गए थे कि उनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो इसी तरह उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री लेना चालू किए। पर मैं बता दूं जो विजय माल्या पॉलिटिक्स में जैसे ही एंट्री ले उनका जो बैड इफेक्ट था, उसका जो खराब दिन था वो होना चालू हो गया था। और यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने विजय माल्या कांग्रेस और जेडीएस के दोनों का टिकट लेके पर इंडिपेंडेंटली वो खड़े होते हैं और राज्यसभा के एक मेंबर बन जाते हैं। अभी क्या होता है कि 2004 में पहली बार इंडिया में यूपीए की गवर्नमेंट बनती है। और इसी तरह यूपीए की गवर्नमेंट बनने के तुरंत ही बाद जो विजय माल्या को है उनको 8,040 करोड़ का लोन मिलती है पहली बार। मतलब उससे पहले वो कभी लोन भी नहीं लिए थे, पर पहली बार उन्होंने
लोन लेना चालू किए। अभी लोन लेने के बाद जब 2005 आता है, 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी। अब साल आते हैं 2005 में क्या होता है, उनको तो 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनने के बाद उनको 8,040 करोड़ का लोन मिल गया था। पर लोन मिलने के बाद 2005 में विजय माल्या अपना बेटा का बर्थडे में, सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे में, उनको एक किंगफिशर एयरलाइन कंपनी बना के गिफ्ट करती है। और जो किंगफिशर एयरलाइन उस टाइम पे माना जाता है, वो एक प्रीमियम सेगमेंट का एयरलाइन कंपनी था। वो पहले जैसे एरोप्लेन कंपनी जब भी बनती है, उसका एक नियम है कि उसको पहले 5 साल डोमेस्टिक एयरलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उनको इंटरनेशनल एयरलाइन परमिट मिलता है, मतलब वो इंटरनेशनल फ्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह 2005 से 2007 तक जो विजय माल्या का जो कंपनी था, जो किंगफिशर एयरलाइन, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई करती है, बहुत अच्छा तरीके से चलता है और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का पूरा अचीवमेंट होता है। ऐसे भी बताया जाता है कि लोग वहाँ पर सिर्फ ट्रैवल करते थे कि उनके एयर होस्टेस को देखने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है कि विजय माल्या को तो हर चीज का बहुत जल्दी था, बहुत जल्दी करने का कुछ शौक था। तो इसी वजह से 2007 में उन्होंने ये डिसीजन लेना चालू किया कि उनको इंटरनेशनली फ्लाई करना पड़ेगा। पर उस टाइम जो डीजीसीए का नियम था कि आपको 5 साल पहले डोमेस्टिक में फ्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इंटरनेशनली फ्लाई कर सकते हैं, पर वहां पर उन्होंने मना कर दिया। तो इसी वजह से वो कुछ पुराने जो एयरलाइन कंपनी जो ओनर थे, उन लोगों से मर्जर करने के लिए सोचा, या फिर उन लोगों को कैप्चर करने के लिए सोचा कि उन लोगों को मर्ज करके वो अपना जो ब्रांड है उसको इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकें। अभी विजय माल्या को इतना ज्यादा जल्दी था कि वो बहुत सारे एयरलाइन कंपनी को अप्रोच करना चालू किए कि आप अपना कंपनी मेरे को बेच दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर उनको कुछ हुआ नहीं। पर 2006 में मैं आपको बता दूं, 2006 से ये वाला काम चल रहा था, क्योंकि 2006 में जब सहारा इंडिया बिक रहा था तो वहां पर भी विजय माल्या जाके वहां का बोली थोड़ा कम पैसे से हुआ। इसी वजह से विजय माल्या को वो वाला डील नहीं मिला और वो वाला डील मिल गया जेट एयरवेज को। अब 2007 में आप शायद अगर उड़ान फिल्म देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा कि एयर डेक्कन के बारे में। तो 2007 में एयर डेक्कन बिकना चाह रहा था, मतलब वो एयर डेक्कन को जाके अप्रोच किए और उनको 550 करोड़ रुपए देके एयर डेक्कन के जितने भी सारे फ्लाइट्स थे उसको मर्जर कर लिया अपने किंगफिशर एयरलाइन के साथ। और उन्होंने फाइनली जो इंटरनेशनल रूट था वो लेना चालू किए। उनका जो पहला रूट था वो था बेंगलोर से लंदन। अब मैं लंदन क्यों बता रहा हूँ, लंदन के साथ विजय माल्या का कुछ अच्छा खासा दोस्ती है, इसी वजह से मैं लंदन बोल रहा हूँ। और उनका पहला फ्लाइट भी बेंगलोर टू लंदन था। अभी मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो विजय माल्या इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई भी एयरलाइन कंपनी को अपने अंदर मर्जर कर ले रहे हैं या फिर अपना कंपनी को, पर ये सब पैसा आया कहाँ से और इतना सारा पैसा वो खर्चा कैसे कर रहे थे। पर मैं आपको बताऊंगा ये सब सीबीआई का जो प्रूफ है वो मैं आपको सीबीआई के द्वारा प्रूफ भी किया गया है। पर मैं आपको बता दूं, जो विजय माल्या है वो कंपनी, जो किंगफिशर जो कंपनी था, एयरलाइन कंपनी था, उसमें वो एक सैलरीड पर्सन थे, मतलब वहां पर एक एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उनका जो हर साल का जो पेमेंट था, सैलरी था, वो कुछ 33 करोड़ 40 लाख का था उनका जो सैलरी था। अभी तक तो कुछ ठीक चल रहा था, जो किंगफिशर एयरलाइन है वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। और जब से उन्होंने जो एयर डेक्कन को जो मर्ज किया था अपने किंगफिशर एयरलाइन के साथ, उसके साथ अभी प्रॉब्लम आना चालू हो गया। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि 2008-2009 में वर्ल्ड रिसेशन आया था। तो जैसे वर्ल्ड रिसेशन आया तो उस टाइम क्या हुआ, जो एविएशन फ्यूल थे, जैसे कि नॉर्मल बाइक पेट्रोल से चलता है, कार डीजल से चलती है, तो उसी तरह जो प्लेन्स होते हैं वो दूसरे तरह के फ्यूल से चलते हैं, जो फ्यूल है एविएशन फ्यूल। तो उस टाइम उसका फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जैसे उसका प्राइस बढ़ गया, जो किंगफिशर एयरलाइन है वो तो इंटरनेशनल रूट ले रहे थे, तो उनका खर्चा बहुत आता था, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता था। जो अभी तक 2005 से 2008-9 तक जितने भी पैसे कमाए थे
किंगफिशर ने वो फटाक से लॉस में चले गए और ऐसा बताया जा रहा है कि वो लॉस लगभग 934 करोड़ का था। और इस लॉस को चुकाने के लिए विजय माल्या ने और भी ज्यादा लोन लेना चालू कर दिए और उसको चुकाते थे। मतलब क्या बोलूं मैं, तो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है तो आप एक से खर्चा करते थे तो फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा के ये वाला क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते थे और इसका पैसा उठा के उसका पेमेंट करते थे। मतलब इसी तरह वो करते थे। पर यहाँ पर ये नहीं हुआ। विजय माल्या ने क्या किया, लोन लेते रहे और उनका जो लॉस होता था, किंगफिशर एयरलाइन में जो लॉसेस हो रहा था उसको चुका रहे थे और उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि बहुत सारे शोबाजी करना, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वो सब करते थे। अभी यहाँ पर उनका हो गया था 5,650 करोड़ का टोटल लोन अमाउंट हो गया था। अभी मैं बताऊंगा जो पीछे जो बताया 8,040 करोड़ उसके बारे में बताऊंगा, पर पहले आप मान लो कि अभी यहाँ पर उनका इतना सारा लोन हो गया था। अभी क्या होता है, विजय माल्या ने जो पहले लोन लिया था, मैं तो अभी जो बता रहा था, जो पहले लोन लिया था 8,040 करोड़ का, उस लोन को चुकाया या नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। बट उनका जो लोन बाकी जो था 5,650 करोड़ उसको नहीं चुकाए थे वो जो बैंकों को। इसी वजह से उनका ऊपर जो इंटरेस्ट लग के वो लगभग 7,000 करोड़ बन गया था। अभी क्या होता है, अभी यह होता है कि 2004 में जो विजय माल्या को 8,040 करोड़ का जो लोन मिला था, उनको 2009 में उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। अभी एनपीए का मतलब क्या होता है, अभी मान लीजिए कि मैं किसी बैंक से 1,000 करोड़ का लोन लाया हूँ और मैं उसको चुका नहीं पाया बहुत सालों के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो बैंक होते हैं वो मेरे ऊपर एनपीए डाल देते हैं। मतलब जो पैसा उन्होंने मेरे को दिया था वो मैं चुका नहीं पाया, तो इसमें जो बैंक का है उसका लॉस होता है। तो वहां पर होता है क्या, जो बैंक है उसका जो नॉन प्रॉफिट एसेट बन जाता है, जो 8,040 करोड़ वहां पर बैंकों का लॉस हो जाता है। तो इसी तरह तो यहाँ पर विजय माल्या का जो जितने भी सारे लोन था वो पूरा का पूरा माफ हो गया। और शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो एक रेस्पेक्टेड राज्यसभा के मेंबर भी थे, तो शायद उनका जो हायर लोगों के साथ, जो पॉलिटिक्स के हायर पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के साथ उनका कनेक्शन था, शायद इसके लिए भी शायद ये वाला एनपीए हो सकता है, ये वाला जो पैसा 8,040 करोड़ है। अभी क्या होता है, 2009 में जैसे ही पता चलता है ये सब हुआ, यहाँ पर उनका ऊपर 7,000 करोड़ का लोन है, फिर भी उनका ऊपर जो 8,040 करोड़ का जो लोन था वो उसका ऊपर एनपीए हो गया और वहां पर गवर्नमेंट ने, वहां पर बैंकों ने ये दिखा दिया कि हम विजय माल्या से वो वाला पैसा रिकवर नहीं कर पाए, तो इसी वजह से वो वाला लोन भी माफ हो गया। पर यहाँ पर एक चौंकाने देने की बात है, 2008 से 2016 तक जितना भी टोटल जो फ्रेंचाइजी था आरसीबी का, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उनका जो आईपीएल टीम में होता है, उनको 476 करोड़ में 476 करोड़ में उनको वो जो डील था वो ग्रैब कर लिए और इसी के साथ वो एक आईपीएल टीम का भी ओनर बन गए और इसके साथ वो एक यूरोप में F1 टीम का भी ओनर बन गए, जहां पर ये एक आईपीएल के आरसीबी टीम को खरीदते हैं, वहां पर उन्होंने एक कंपनी टीम को भी खरीदा जो यूरोप में नॉर्मली होता है ना F1 रेस, तो वहां पर उन्होंने एक F1 रेस की टीम को भी खरीदी। पर एक F1 रेस ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होता है, तो अभी यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पर विजय माल्या ने क्या किया, आईडीबीआई बैंक के पास गए और वहां पर जाके उनको बताए कि उनका जो किंगफिशर एयरलाइन का जो कंपनी है, उनका एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए उनको कुछ 861 करोड़ का पैसों का जरूरत है और यहाँ पर आईडीबीआई बैंक मान गए और उनको लोन मिल गया। पर मैं ऐसे सूत्रों से भी पता चलता है आईडीबीआई बैंक को से जो 861 करोड़ का जो लोन मिला था उसके लिए भी विजय माल्या ने 16 करोड़ का घूस दिए थे आईडीबीआई बैंक के ऑफिसर्स को। यहाँ पर 2010 आता है और 2010 में विजय माल्या फिर से राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। अभी मेंबर बन जाने के बाद उनका पॉलिटिकली कैरियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनका जो कॉन्टैक्ट था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शायद इसी वजह से वो इतना सारा लोन लेके रिपेमेंट नहीं कर रहे थे और उसका ऊपर भी वो इतना सारा जो कांड करते थे,
मतलब जो केस करते थे, मेरे हिसाब से कांड जो करते थे, वो कुछ इसी तरह से चलता आ रहा था क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे। अभी 2010 में क्या हुआ, जो यूबी ग्रुप था, यूबी ग्रुप का जो जितने भी सारे एम्प्लॉइज थे उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था। ड्यू टू उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था, वो लोग रास्ते पे आके प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। और इसी तरह किंगफिशर एयरलाइंस का भी जो सैलरी था लोगों को दिया नहीं जा रहा था, और जितने भी सारे एम्प्लॉय के पीएफ का पैसा होते थे वो भी विजय माल्या खर्चा कर दिए थे। किंगफिशर एयरलाइंस का जो जितने भी सारा मतलब टैक्स था, किंगफिशर एयरलाइन का जितने भी सारे टैक्सेस था, उस पैसे को भी इन्होंने खर्चा कर दिए थे। और अभी टाइम आता है 2012 का। अभी तक ये सब हो रहा था। 2010 से 2012 तक यूबी ग्रुप का जो पर्सन थे, जितने भी सारे वर्कर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी के साथ किंगफिशर एयरलाइन कंपनी का जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, पायलट्स थे, या फिर जितने भी सारे ग्राउंड स्टाफ थे, वो सब भी रोड पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी साल आता है 2012। यहाँ पर 2012 पे जो किंगफिशर एयरलाइन कंपनी थी वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती है। पर यहाँ पर विजय माल्या वो एक चालाकी के काम करते हैं, इसको 4000 करोड़ के लिए गवर्नमेंट के पास लोन पे रख देते हैं, मॉर्गेज देके वहां से 4 करोड़ के लिए वहां पर मॉर्गेज रख देते हैं। अभी भी अगर आप बेंगलोर के किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, वहां पर आपको किंगफिशर एयरलाइन का कुछ एरोप्लेन मिल जाएंगे। मैं खुद भी देखा हूँ, वहां पर किंगफिशर के एरोप्लेन्स दिख जाएंगे। अभी सोचने वाली बात यह है कि जो पैसा इन्होंने लोन के तरह बहुत सारे बैंकों से ले रहे थे, वो असल में किसी कंपनी का ऊपर खर्चा भी नहीं कर रहे थे, और कुछ पैसा खर्चा कर रहे थे, और कुछ पैसा अपने शौक के लिए, जैसे कि F1 रेस टीम या फिर जो IPL का टीम खरीदना, इसी का ऊपर खर्चा कर रहे थे। और बाकी का जो पैसा था वो लंदन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड के बैंकों में वो पैसा ट्रांसफर कर देते थे, बाकी के सारे पैसा। ये तो बाद में पता चला। विजय माल्या जो सबसे ज्यादा लोन लिए थे, सबसे ज्यादा जो पैसा लिए थे, वो बैंक था SBI बैंक, जहां से उन्होंने टोटल 1600 करोड़ का लोन लिए थे। पर वहां उस टाइम के जो SBI का जो चेयरपर्सन थे वो थे OP भट्ट। पर OP भट्ट को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता भी होता वो बताते भी नहीं, क्योंकि उनका मुंह तो पैसों से बंद था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा घूस मिल रहा था। इसी वजह से उन्होंने कुछ बताया नहीं। पर इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं, SBI से 1600 करोड़, IDBI से 800 करोड़, PNB से 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ की उन्होंने लोन लिए थे। इसी तरह 17 बैंकों से भी उन्होंने लोन लिए थे। ये सब तो था स्कैम का स्टोरी। तो वो कैसे इंडिया से इतना सारा पैसा, इंडिया के इतने सारे बैंकों से कैसे पैसा ले रहे थे और स्कैम करते थे। पर अभी ये तक तो था स्कैम का स्टोरी। अभी सुनेंगे हम लोग कि वो इंडिया से कैसे भाग गए और इनका पीछे किन किन लोगों का हाथ था। तो सुनते हैं। ये तो स्कैम चल ही रहा था। अभी ये तो हो गया स्कैम की बात। ये तो स्कैम चल ही रहा था, पर जो CBI ने एक इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ 2015 को एक 16 अक्टूबर को एक लुकआउट नोटिस जारी किया। अगर कहीं पर भी इमिग्रेशन ऑफिस में अगर विजय माल्या दिखा जाते हैं तो उनको फटाक से गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, उनको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और उसके साथ उनके से पूछताछ करना चालू कर दिया जाएगा। पर इसके बाद 24 नवंबर 2015 को, ये तो 16 अक्टूबर की बात थी, पर 24 नवंबर 2015 को ये जो लुकआउट नोटिस था इसको चेंज कर दिया गया। अभी इसको चेंज कैसे कर दिया गया इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पर इसको डाइल्यूट कर दिया गया। और यहाँ पर डाइल्यूट करने के बाद यहाँ पर एक चीज ऐड किया गया कि यहाँ भी विजय माल्या को कुछ पूछताछ नहीं किया जाएगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनसे बस इतना पूछा जाएगा कि वो कौन से कंट्री जा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ। अभी CBI का जो हेड है सुब्रमण्यम स्वामी उस टाइम के, वो बोल रहे थे कि जो CBI का जो नोटिस था, जो लुकआउट नोटिस था, वो जैसे ही लॉन्च हुआ था 16 अक्टूबर 2015 को, जैसे उसको एक्टिवेट किया गया था, उसके तुरंत बाद विजय माल्या दिल्ली आते हैं और दिल्ली में किसी हाई लेवल का पॉलिटिशियन से मिलते हैं। और उनसे मिलने के बाद वो वाला जो CBI का जो लुकआउट नोटिस था इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ, उस नोटिस को डाइल्यूट कर दिया जाता है। नोटिस डाइल्यूट होने के बाद अभी 24 नवंबर 2015 को नोटिस डाइल्यूट होने के बाद विजय माल्या 2 बार देश छोड़ के बाहर जाते हैं।
अब पहले बार गए थे 1 दिसंबर 2015 को, जहां पर वो 6 दिन रह के 7 दिसंबर 2015 को रिटर्न आते हैं। फिर उसके बाद 23 दिसंबर 2015 को देश छोड़ के बाहर जाते हैं। फिर वो 2 जनवरी 2016 को इंडिया पे रिटर्न आ जाते हैं। अभी ये जो केस चल रहा था, ये जो सीबीआई ने उनका ऊपर, जो सीबीआई और ईडी ने इनका ऊपर जो स्कैम का, जो मतलब लोन रीपेमेंट ना करने का जो केस लगाया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और इसी के साथ जो विजय माल्या है वो एक राज्यसभा के भी मेंबर हैं, और इसके साथ उनका ऊपर लुकआउट नोटिस भी है कि वो देश छोड़ के जा सकते हैं, पर इनसे बस इतना पूछा जाएगा कि वो कौन से कंट्री जा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है कि 3 मार्च 2016 को उनका ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक डेट था, केस का डेट था, जहां पर इनका ऊपर सुनवाई होने वाला था। अभी जो राज्यसभा के एंट्री होता है, राज्यसभा में जो एंट्री होता है, वहां पर देखा गया कि 1 मार्च 2016 को विजय माल्या को राज्यसभा का अंदर देखा गया है। अभी देखा होने के ऊपर भी एक केस है कि वहां पर वो जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, और मिलने के बाद जब 3 मार्च आता है, जब केस का डेट आता है, वहां पर जो ऑनरेबल जज होते हैं वो वहां पर अनाउंस करते हैं कि 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़ के चले गए हैं। अभी ये देश छोड़ के गए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो एक 55 सूटकेस के साथ NW122 फ्लाइट के साथ वो लंदन चले गए हैं। तो इसी तरह 3 मार्च को ये वाला केस डाइल्यूट हो गया। अब साल आता है 2018 का, सितंबर 12 तारीख को। अभी जो लंदन के हाई कोर्ट के सामने विजय माल्या डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जो आपको बोल रहा था ना, वो 1 मार्च को जहां पर वो राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिले थे, तो वो वही बात बोले कि मैं आने से पहले इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलके आया था, और वहां पर उनको सेटलमेंट करने की बात बोला था। तो यहाँ पर उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि आप मेरे से सेटलमेंट लेने से बेहतर होगा कि आप जिस बैंक से लोन लिए हैं उन बैंकों के साथ आप बात कीजिए, और उन लोगों के साथ आप सेटलमेंट करने के। 5 जनवरी 2019 को विजय माल्या को इंडिया से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लंदन जो विजय माल्या का एक्स्ट्राडिक्शन है, वो लंदन से अप्रैल 2020 को ही अप्रूव कर दिया गया था कि आप इंडिया वाला आओ, विजय माल्या को यहाँ से लेके जाओ, और वहां पर आप इसका ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। लंदन ने ये वाला अप्रूव दे दिया था 2020 अप्रैल में, पर इसका ऊपर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, और इसका ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कि विजय माल्या का ऊपर क्या हो सकता है। और इसी के साथ जो ये केस होता है यहाँ पर खत्म होता है। मिलेंगे एक नए किसी केस के ऊपर और एक नए टॉपिक का ऊपर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे।